हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है योर स्टडी प्लेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान का अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु। उसका आज हम लोग देखेंगे पार्ट टू सॉरी। इसके पहले हमने पार्ट 1 में देख लिया था धातुएं क्या होती हैं, धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण। आज हम लोग देखेंगे उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि हम लोग जो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आयनिक यौगिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को बिना लॉन्ग किए हुए फटाफट हम लोग आयनिक यौगिक को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, तो इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी कि वे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे Na+Cl-, उदाहरण के लिए लेते हैं NaCl को। Na पर प्लस चार्ज है, Cl पर माइनस चार्ज है। ऐसा क्यों? क्योंकि Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, जिसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8, इसकी लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा जिससे इसका अष्टक नहीं पूरा होगा। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, और क्लोरीन का होता है 2,8,7। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अष्टक का नियम पूरा करने के लिए। तो ये Na से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इस प्रकार दोनों में आपस में साझेदारी हो गई और इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो गया। तो इस कारण हम इसे आयनिक यौगिक कहते हैं। अब हम कुछ इसके गुणधर्म हैं आयनिक यौगिक के देखते हैं कि आयनिक यौगिक की क्वालिटीज क्या होती हैं। तो यह ठोस व भंगुर होते हैं, यानी कि ये ठोस रूप अवस्था में पाए जाते हैं और भंगुर होते हैं। गलनांक क्वथनांक अधिक होता है, जल में घुलनशील परंतु पेट्रोल केरोसिन में अघुलनशील होते हैं। यानी कि जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं जल में आसानी से घुल जाएंगे, लेकिन जो पेट्रोल और केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल में ये आसानी से नहीं घुल पाएंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने डिस्कस किया आयनिक यौगिक क्या होते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो धातुओं की प्राप्ति, यानी कि हमें धातु किन किन रूपों में पाई जाती है, फिर उसको कैसे पृथक करके अलग किया जाता है। तो पहला तो जो पॉइंट है वो खनिज, यानी कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्वों व यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जो स्वतंत्र रूप से खदानों में मिलते हैं हमें तत्व व यौगिक, उनको हम लोग खनिज कहते हैं। इसमें प्योर धातु नहीं होती है। फिर उससे आता है सेकंड पॉइंट अयस्क। तो वे अयस्क जो बनते हैं वो खनिजों से आपके होते हैं। तो वे खनिज जिसमें धातुएं अधिक मात्रा में प्राप्त की जा सकती हैं अयस्क, यानी कि जो आपको खनिज मिले हैं, जो आपको तत्व यौगिक मिले हैं, उसमें धातु की मात्रा अगर अधिक है तो उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है गैंग। तो पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों, यानी कि जो आपको अयस्क मिले हैं उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, यानी कि मिट्टी होगी, रेत होंगे, कंकड़ होंगे। तो जो आदि अशुद्धियाँ होती हैं, वो जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको हम लोग गैंग कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा धातु की प्राप्ति क्या होती है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे धातु की प्राप्ति के चरण क्या होते हैं। धातु के प्राप्ति के 3 चरण होते हैं, यानी कि जो हमें धातु मिलती है वो किन किन प्रोसेस से मिलती है और कैसे उनको शुद्ध किया जाता है, ये हम सब अब डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला चरण है अयस्कों का समृद्धिकरण, यानी कि जो हमें अयस्क प्राप्त हुए हैं उनको समृद्धिकरण करेंगे। और चरण 2 में हम पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। अब अयस्क से जो हमें धातु मिली है उसका निष्कर्षण, यानी कि उससे अशुद्धियों को दूर करेंगे। फिर जो हमें धातु मिली है वो प्योर शुद्ध नहीं होती है, उसमें कुछ और अशुद्धियाँ होती है, तो उनको प्योर करने के लिए धातु का परिष्करण हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चरण नंबर 1 अयस्कों का समृद्धिकरण। तो अयस्कों का समृद्धिकरण के लिए, यानी कि अयस्क से जो अशुद्धियाँ हैं उनको कैसे निकाला जाए, उसके लिए हम कई विधियाँ अपनाते हैं। नंबर 1 है फेन प्लवन विधि, नंबर 2 आपकी है चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरी आपकी है रसायनों का उपयोग करके पानी से साफ। यानी कि हम 2 इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं, आपके पैटर्न में भी होगी। फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, यानी कि फेन प्लवन विधि द्वारा अयस्क का कैसे समृद्धिकरण किया जाता है या सांद्रण किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। रासायनों का उपयोग हम आपको ऐसे ही बताए दे रहे हैं कि जब कोई अयस्क है उसमें अशुद्धियाँ होती हैं तो उनको साफ़ करने के लिए कुछ केमिकल का उपयोग किया जाता है जिससे अयस्क अच्छे से साफ़ हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनों का उपयोग करके अयस्क का समृद्धिकरण किया गया। अब हम जो उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है फेन प्लवन विधि, ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फेन प्लवन विधि में करना क्या होता है कि यह जो आपको टैंक दिखाई दे रहा है इसमें बारीक पिसे हुए अयस्क को जल के साथ मिलाकर डाल देते हैं। फिर उस ऊपर से इसमें चीड़ का तेल और सल्फाइड अयस्क को डालते हैं। करना क्या है कि इसमें बारीक पिसे हुए अयस्क को, यानी कि जिस अयस्क से आपको अशुद्धियाँ निकालनी हो उस अयस्क को पीस के डाल देंगे और उस जल के साथ मिला के डाल देंगे, और ऊपर से चीड़ का तेल डालेंगे और सल्फाइड अयस्क को डालेंगे। अब यहाँ से जो आपको नली दिख रही है यहाँ से वायु की तेज धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ से जो आएगी वायु इंटर करेगी आपकी बहुत तेज गति से। तो जब तेज गति से यहाँ वायु इंटर करेगी तो जो आपका सल्फाइड अयस्क होगा वह बुलबुलों के रूप में या फेने के रूप में ऊपर तैरने लगेगा, ये वाले सरफेस पे तैरने लगेगा।
और जो आपकी अशुद्धियाँ या गैंग होती हैं जिन्हें हम लोग कहेंगे वो नीचे बैठ जाएंगी, और ये जो आपको फेन मिलेगा, इसीलिए हम इसे फेन प्लवन विधि कहते हैं, क्योंकि जो आपका अयस्क होता है वो फेने के रूप में ऊपर तैरने लगता है और इस फेन को निकाल करके हम सुखा लेते हैं। तो इस प्रकार हमें शुद्ध अयस्क की प्राप्ति हो जाती है। कुछ थ्योरी है, आप इसे चाहें तो पढ़ लें। अब हम लोग देखते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपकी दो रोलर की पहिए हैं, ये दो रोलर की पहिए हैं, ये दोनों चुंबक की बनी होती हैं। एक होती है विद्युत, यानी कि एक जो आपका रोलर होता है वो विद्युत चुंबकीय होता है, यानी कि इसमें विद्युत का प्रवाहन होता है। और ये जो आपको पट्टे दिख रहे हैं ये दोनों चमड़े के पट्टे होते हैं। इसमें करना क्या होता है, ये पट्टे इस रोलर के पहियों पर चढ़े होते हैं और यहाँ से जो कुप्पीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, यहाँ से हम क्या करते हैं, जिस अयस्क का समृद्धिकरण करना है, यानी कि जिस अयस्क से अशुद्धियाँ निकालनी है, उस अयस्क को यहाँ से डाला जाता है। तो उस अयस्क को डालेंगे तो पट्टे के जरिए यहाँ दूसरे रोलर पर आएगा और जो चुंबकीय पदार्थ होगा वो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगा, और जो अनुचुंबकीय पदार्थ होगा, यानी कि आपकी जो अशुद्धियाँ होंगी तो दूर चली जाएंगी और चुंबकीय पदार्थ इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका प्योर अयस्क है वो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगा, और जो अशुद्धियाँ हैं यानी कि रेत, मिट्टी, कंकड़, वो चुंबक से दूर गिरेंगी। तो इस प्रकार इस विधि से हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम लोग अयस्कों का सांद्रण कर सकते हैं, जिसमें आयरन टिन के अयस्क का सांद्रण होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होती है, इससे अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है। ये कुछ थ्योरी है, आप इसे भी चाहें तो पढ़ लेंगे। अब ये क्या है, चरण नंबर 2, जिसमें होता है धातुओं का निष्कर्षण। तो इसमें क्या होता है, पहला चरण जो आपका होता है, हमने सक्रियता सारणी में आपको बताया था कि अधिक क्रियाशील धातुएं क्या होती हैं, जो असक्रियता श्रेणी में सबसे टॉप पर होती हैं वो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। जो धातुएं असक्रियता श्रेणी में मिडिल पार्ट पर होती हैं उनको हम लोग मध्यम क्रियाशील धातुएं कहते हैं, और जो सबसे लास्ट में होती हैं वो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। तो इन धातुओं से अधिक क्रियाशील धातु हमें स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती हैं, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, विद्युत अपघटनी विधि अपनाएंगे, जिससे हमें धातुओं का शुद्ध मिल सके, यानी कि धातुओं को निष्कर्षण, यानी कि जो हमें अयस्क मिला है उससे हम लोग धातु का निष्कर्षण कर सकें। मध्यम क्रियाशील से सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में होती हैं, तो कार्बन द्वारा इनका अपचन करके धातुओं को निकाला जाता है। कम क्रियाशील धातु में क्या होता है, ये स्वतंत्र रूप में मिल जाती हैं, तो हम इनसे आसानी से धातुएं निकाल लेते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। कम क्रियाशील धातु में क्या करना है, इन धातुओं को ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही धातु की प्राप्ति की जा सकती है। यानी कि जो आपकी कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, कम क्रियाशील कहने का मतलब होता है कि जो धातुएं आसानी से रासायनिक रिएक्शन कर सकें उन्हें हम कम क्रियाशील धातुएं कहते हैं। तो इन धातुओं को ऑक्साइड को केवल, इनके जो ऑक्साइड होते हैं उनको हम केवल गर्म कर देंगे तो हमें आसानी से धातु, पहले तो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होगी, फिर हमें धातु प्राप्त होगी। तो उदाहरण में आप लीजिए Hg का निष्कर्षण सिनाबार, यानी कि सिनाबार का मतलब होता है सल्फाइड। तो जो आपका Hg है, Hg मतलब आपका पारा, तो पारे का निष्कर्षण कैसे करते हैं, तो HGS की अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग करा देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, मरकरी ऑक्साइड, यानी कि पारा ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गई। धातु मतलब आपकी Hg धातु हो गई, इसमें ऑक्सीजन लगा है तो ये आपकी धातु ऑक्साइड होगी। अब हम देखते हैं मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण। इन धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है, क्योंकि इसमें एक क्रिया होती है भर्जन। तो सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण, जो हमारे अयस्क होते हैं उसमें हम लोग सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण, यानी कि सल्फाइड अयस्क से धातु कैसे निकाल ली जाए, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है भर्जन। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। जो आपका सल्फाइड अयस्क होता है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन आपकी वायु हुई, और इसको अधिक टेम्परेचर देंगे तो हम वो क्या किस में बदल देगा, वो ऑक्साइड के रूप में बदल देगा। वो पहले क्या था, सल्फाइड अयस्क में। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं जिंक सल्फाइड जो होता है ZnS, यानी कि जिंक सल्फाइड, इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, यहाँ से हम अधिक टेम्परेचर देंगे तो आपका ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। अब हम देखते हैं कार्बोनेट से धातु का निष्कर्षण। तो कार्बोनेट अयस्क से उसमें क्या देखा था, सल्फाइड अयस्क से, इसमें हम लोग देखेंगे कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण, यानी कि धातुएं कैसे निकाली जाती हैं। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है निस्तापन। उसमें क्या हुआ था, भर्जन, इसमें होगा निस्तापन। तो इसमें क्या करना है, कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, उसमें क्या था, वायु उपस्थिति थी, इसमें कार्बोनेट अयस्क को आपको ले लेना है और वायु की यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहना और इसको अधिक टेम्परेचर दे देना है, और इसके क्या है में परिवर्तित, ये काहे में परिवर्तित हो जाएगा, आपका ZnO यानी कि ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण में ले लेते हैं जिंक कार्बोनेट की अभिक्रिया
किसी से नहीं, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में कराएंगे। यहाँ से आप अधिक टेम्परेचर जब देंगे तो ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भर्जन व निस्थापन विधि द्वारा ऑक्साइड या धातुएं कैसे प्राप्त हुई। अब हम लोग देखते हैं अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अधिक क्रियाशील धातु का मतलब होती है कि जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वो आसानी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। तो उसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको आप कह सकते हैं विद्युत अपघटन प्रोसेस या विद्युत अपघटन प्रक्रिया। तो उदाहरण के लिए हम NaCl से, यानी कि NaCl आपका एक लवण हुआ, इस लवण से हम लोग Na को अलग करेंगे इस प्रोसेस द्वारा, जो आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रोसेस से हम Na आपकी धातु है, इसको हम Cl से या कह सकते हैं लवण विलयन से निकालेंगे। तो सबसे पहले Na धातु को अलग करने के लिए क्या करना होगा, NaCl के विलयन को हम गर्म करके इसे किस में परिवर्तित कर लेंगे, द्रव अवस्था में परिवर्तित कर लेंगे। तो जब NaCl के विलयन को द्रव अवस्था में परिवर्तित कर लेंगे तो ये जो आपको टबनुमा संरचना दिखाई दे रहा है, इसमें NaCl के विलयन को डाल देंगे और इसमें 2 राडें फिट कर देंगे। एक जो आपकी रॉड होगी काली वाली कैथोड, इस पर माइनस चार्ज होता है, और जो आपकी नीली रॉड दिखाई दे रही ये होती है प्लस चार्ज की, इसको हम लोग एनोड कहते हैं। इसको एक सर्किट से जोड़ दिया जाएगा और जब इस सर्किट को ऑन करेंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो जो NaCl का विलयन है इसके बीच का आबंधन टूट जाएगा। तो जब आबंधन टूटेगा तो Na प्लस में टूट जाएगा Cl में, और Cl माइनस में टूट जाएगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि Na ने Cl को एक अपना इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन Na से ले लिया है जिसके कारण इस पर माइनस चार्ज आया है। तो इस प्रकार NaCl के बीच का आबंधन टूट जाएगा। तो जो Na प्लस है ये कैथोड की ओर आकर्षित होगा और जो Cl माइनस है एनोड की ओर आकर्षित होगा, और कैथोड की आकर्षित होके पर ये Na धातु आपकी अलग हो गई। तो ये कैथोड पर धातु जमा होती चली जाएगी और क्लोरीन आपकी एनोड के माध्यम से गैस के रूप में बाहर निकलती चली जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि अधिक क्रियाशील धातु से, यानी कि विद्युत अपघटन से हम लोग धातु कैसे निष्कर्षित कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं चरण नंबर 3। प्रोसेस नंबर क्या करना है, धातुओं का परिष्करण, यानी कि जो हमें अभी तक धातुएं मिली हैं वो पूर्णतया शुद्ध नहीं है, तो उनको प्योर शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस धातु को शुद्ध करना है, मान लीजिए हमें कॉपर को शुद्ध करना है, तो उस जिस धातु को शुद्ध करना है उसका हम लोग क्या करेंगे, सल्फाइड ऐश लेंगे। तो कॉपर को शुद्ध करना है तो कॉपर सल्फाइड का विलयन लेंगे। तो क्या करना है, ये कॉपर सल्फाइड के विलयन को इस टैंक में डाल देंगे, जो आपको टैंक दिख रहा है। इसको 2 रॉड, सेम प्रोसेस वही विद्युत अपघटन, और इस विधि को हम लोग विद्युत अपघटनी विधि भी कहते हैं। तो इसको 2 रॉड से जोड़ देंगे। काली वाली आपकी कैथोड वाली रॉड हो गई और ये जो नीली वाली हो गई आपकी एनोड की रॉड हो गई। जो काली वाली आपकी रॉड है ये शुद्ध कॉपर की है और जो एनोड वाली रॉड है आपकी अशुद्ध कॉपर की है। इसको एक सर्किट से जोड़ दिया जाता है। सर्किट में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्विच लगा दिया जाता है। ये आपकी प्लस वाली रॉड हो गई, ये आपकी माइनस, यानी कि माइनस वाली कैथोड और प्लस वाली एनोड। तो इसमें क्या करेंगे, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फाइड का विलयन डालेंगे, और जिसमें जैसे ही हम इस कुंजी से सर्किट को ऑन करेंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ से एनोड से क्या होगा, ये जो अशुद्ध कॉपर होता है ये CuSO4 के विलयन में टूटकर मिलने लगेगा, और जब मिलने लगेगा तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से पॉइंट के माध्यम से समझ लीजिए कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अशुद्ध धातु अपघटन में घुलने लगेगा। जो अशुद्ध धातु की कॉपर की ये जो प्लेट, ये रॉड है, ये इस विलयन में घुलने लगेगी, और उसी समय अपघट्ट में से धातु उतनी ही मात्रा कैथोड पर निक्षेपित हो जाए, और उसी समय जो ये अशुद्ध कॉपर है ये जाकर के कैथोड से जुड़ने लगेगा, और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो कैथोड पर आकर जमा होने लगेंगे। और आपकी जो अवलीय अशुद्धियाँ होंगी जो विलयन में मिल नहीं सकती हूँ, आपकी अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाएंगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा धातुओं का परिष्करण किससे, विद्युत अपघटनी परिष्करण या विद्युत अपघटनी विधि द्वारा धातुओं को शुद्ध कैसे कर लिया जाता है वो हमने देखा। अब आपका जो लास्ट जो आपका एक पॉइंट बचता है लेसन का, वो क्या है, संक्षारण। संक्षारण का क्या मतलब होता है, तो आइए डेफिनेशन समझते हैं। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता व वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। यानी कि आपकी जो धातुएं हैं वह किसी नम स्थान पर या अपने अनुकूल वातावरण में कह सकते हैं, या किसी वायु या नमी वाले स्थान से हवा के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाती हैं, अर्थात उस पर जंग लग जाती है, या धातु खराब हो जाती है, या धातु आपस में पिघलने लगती है, या कुछ भी हो जाता है। फिलहाल धातुएं खराब होने लगती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नष्ट होने लगती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण। तो ये जो धातुएं खराब होती हैं तो उस प्रक्रिया को हम संक्षारित कहते हैं, कि ये धातु संक्षारित हो गई, और जो ये संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। कुछ उदाहरण मान लीजिए,
कुछ उदाहरण ले लीजिए, जो आपका ये Ag है, तो Ag जो है वायु की उपस्थिति में काला पड़, यानी कि जब Ag वायु की रिएक्शन कर लेगा तो क्या पड़ जाएगा, ये काला पड़ जाएगा। जो आपका सिल्वर है ये काला पड़ जाएगा। और कॉपर है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि नम यानी कि द्रव कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया करेगा तो क्या करेगा, हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। ये सब आप क्या देख रहे हैं, संक्षारण धातुएं देख रहे हैं कि किस प्रकार धातुएं संक्षारित होती। और जो लोहा, सीधा साधा आप उदाहरण ले लीजिए, लोहा आपके घर में होगा या लोहे का बना कोई पदार्थ होगा, चाहे जितना अच्छा लोहा हो, आप उसको आंगन में या कहीं बाहर डाल दीजिए और उसको उस पर ओस लगने दीजिए या पानी बरसे या नम स्थान पर रख दीजिए, तो उसमें क्या कहते हैं कि जंग लग जाती है या मूर्छा लग जाती है। तो क्या होगी, वो धातु आपकी संक्षारित हो गई, वही तो संक्षारण है। तो लोहा नम वायु के संपर्क में आने पर एक भूरे रंग की परत बना लेते, जो भूरे रंग की परत होती है उसी को कहते हैं जंग लगना या मूर्छा लगना। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा संक्षारण कैसे होता है। अब संक्षारण से बचाव करने के लिए कुछ उपाय हैं, तो उनको देखते हैं। संक्षारण से बचाने के लिए कुछ उपाय हैं। पेंट करना, मान लीजिए कोई आपका लोहा है खराब पड़ा हुआ है, इसको आप पेंट कर देंगे तो वो संक्षारित होने से बच जाएगा। कुछ धातुएं होती हैं जिसमें तेल लगा दिया जाता है, कोई केमिकल लगा दिया जाता है, तो वो धातुएं संक्षारित होने से बच जाती हैं। कुछ धातुएं होती हैं जिनमें क्रोमियम का लेपन कर दिया जाता है, तो वो धातुएं यानी कि उस पर क्रोमियम को पोत दिया जाता है, जिससे यह लेप लगा दिया जाता है क्रोमियम का, तो वे धातुएं संक्षारण होने से बच जाती हैं। तो इस प्रकार हमारा दोस्तों ये लेसन एंड होता है। तो दोस्तों अब ये तो हमारा था पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी आपको पार्ट 2 समझ में आने वाला नहीं है। तो आप लोगों को पार्ट 1 की वीडियो चाहिए तो हमारे जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस पर प्रेस करेंगे या उस पर क्लिक करेंगे, आप उस वीडियो तक पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके लिए वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल है तो आपको हम कुछ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उन नोट्स को ले लीजिए, उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कुछ आसानी हो पढ़ाई करने में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।